हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? भाई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई। मानव कल्याण में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई। यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है भाई। बच्चों, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा अतरंगी सा चैप्टर है। आप है सर, अतरंगी क्यों है? अतरंगी ये है क्योंकि इस चैप्टर में कुछ हो रहा है भाई, कुछ भी हो जा रहा है। कभी इस चैप्टर से एक सवाल पूछे जाते हैं, कभी इस चैप्टर से दो सवाल पूछे जाते हैं, कभी इस चैप्टर से तीन सवाल पूछे जाते हैं, कभी इस चैप्टर से चार सवाल पूछे जाते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें। तो बेटा, इस चैप्टर में एक तो है घरेलू उत्पाद के निर्माण में सूक्ष्म जीव, या घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। फिर उसके बाद है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तीसरा है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। फिर है बायोगैस में सूक्ष्म जीव या बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीव। बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीव। बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीव। उसके बाद है बच्चों, बायोगैस निर्माण में सूक्ष्म जीव पढ़ने के बाद जैव नियंत्रणकारी के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रणकारी के रूप में सूक्ष्म जीव। और फिर है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जिसमें से ये दोनों चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे पहले लेक्चर में, और ये जो चारों चीजें हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। ठीक है ना? तब ये जैसे जैसे सही होती जाएगी, लेक्चर की ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाएंगे अपन। ठीक है ना? लेक्चर की ड्यूरेशन भी बढ़ाते जाएंगे, घबराने वाली कोई बात है नहीं। सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स क्या हो सकता है, बताओ भाई? सूक्ष्म जीव का क्या ही मतलब हो सकता है? तुमको जो मालूम हो बताओ मुझे इस बारे में कि सूक्ष्म जीव आखिरकार हो क्या सकता है। आप बताइए, छोटा होगा या बड़ा? तो आप कहेंगे सर छोटा होगा। मैं आपसे पूछूं कि छोटा होगा या बहुत छोटा, आप कहेंगे बहुत छोटा। अत्यंत छोटा जीव। बहुत छोटा सा जीव होगा जिसमें क्या क्या आ जाएंगे बताइए जरा? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु आ सकते हैं, कवक आ सकते हैं, विषाणु आ सकते हैं, वायरॉइड आ सकते हैं, यहाँ तक कि पोषक अर्थात प्रियॉन्स भी हो सकते हैं। प्रियॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। कहाँ रहते हैं? तो हर जगह रहते हैं साहब, हर जगह रहते हैं, हर जगह रहते हैं।
आपकी आंत में रहते हैं, किसी गीजर में रहते हैं, किसी बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। कहाँ नहीं रहते हैं भाई, हर जगह रहते हैं। क्या आप इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते भाई, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं आप इन्हें, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो माइक्रोब्स है, ये हो सकता है कि इनकी कॉलोनी आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कोई सूक्ष्म जीव है। ठीक है, यहाँ पे फफूंद लग गई है, इनकी कॉलोनी समझ में आ सकती है, लेकिन एक इकलौता जो जीव है वो भाई जी आपको नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। अब ये जो सूक्ष्म जीव है, आपको भी मालूम है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, हमारा खाना खराब कर देते हैं, ब्रेड खराब कर देते हैं, अचार खराब कर देते हैं। यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव है ये तो हानिकारक भी होते हैं, और ये कैसे हैं भाई? एंटीबायोटिक के निर्माण में सहायक है, वाहित मल के उपचार में सहायक है, दही बनाने में है ना सहायक है, तो कल्याणकारी भी है। तो सूक्ष्म जीवों के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों के जो हानिकारक प्रभाव होते हैं बेटा उनके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि जो सूक्ष्म जीवों के क्या है कल्याणकारी प्रभाव है, कि किस तरीके से वो मानव के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं। मानव अगर कोई उत्पाद बनाना चाह रहा है ना, मानव अगर कोई उत्पाद बनाना चाह रहा है तो कौन सा माइक्रोब्स उसे यूज करना चाहिए, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि आज के लेक्चर में पढ़ना है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, और इसके अलावा में पढ़ना है औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। तो पहला मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो यही है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में या घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। और उसमें भी जो सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है दही निर्माण। तो दही खा लो भाई, दही निर्माण। अगर आप भारतीय भोजन व्यवस्था की बात करें, भारतीय भोजन प्रणाली की बात करें, तो अमूमन लगभग लगभग सारे स्टेट्स में अलग अलग तरीके से दही या दही से बने उत्पाद हम प्रयोग में लेते हैं। दही, श्रीखंड, छाछ, लस्सी, मट्ठा इत्यादि इत्यादि। अब होगा क्या, आपने ये लिया, दूध ले लिया भाई, मिल्क ले लिया आपने, क्या ले लिया बच्चों आपने? मिल्क। और ये जो मिल्क है ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो मिल्क है, ये मिल्क क्या करेगा बच्चों? ये मिल्क में हम डालेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या डाल देंगे इसमें? मिल्क में हम लोग डाल देंगे बच्चों लैक्टोबैसिलस जीवाणु डाल देंगे भाई, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। और वो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करेगा बच्चों? तो वो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु यहाँ पर आप ये देखिएगा कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु निर्माण कराएगा। किसका निर्माण कराएगा? तो हम और आप कहेंगे कि वो दही का निर्माण कराएगा। किसका निर्माण कराएगा बच्चों? दही का निर्माण कराएगा। ठीक है ना। वो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो किसका निर्माण कराएगा? दही का निर्माण कराएगा। ऑलराइट बच्चों, दही का निर्माण कराएगा वो। बहुत बढ़िया। और ये जो दही है, इस दही को जब आप देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि विटामिन B12 की मात्रा जो है वो हो क्या सकता है, होता ही ऐसा। जब आप दही और दूध की तुलना करते हैं, जब आप दही और दूध की तुलना करते हैं तो उस दौरान आप ये देखते हैं बेटा उस दौरान आप ये देखते हैं कि एक तो जो कुछ ऑर्गेनिक अम्ल है, ध्यान से समझिएगा, जैसे दही आपको दिख रहा है,
ऑर्गेनिक अम्ल जो है वो ऑर्गेनिक अम्लों की जो मात्रा है या जो विटामिन B12 की जो मात्रा है वो दूध की तुलना में अगर आप दही में देखें तो वहां पर ज्यादा पाई जाती है। तो जैसे बच्चों आपने क्या किया, ये इस तरीके से यहाँ पर दूध लिया भाई, ये मिल्क था। अब इसमें हम लोग डालेंगे लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो इसमें डालेंगे लैक्टिक अम्ल जीवाणु, लैक्टिक अम्ल जीवाणु डालेंगे भाई, लैक्टिक अम्ल जीवाणु यानी कि लैब। ये लैब क्या करेंगे, एक तो अपना नंबर बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे। जो लैब है क्या करेगा, अपना जनसंख्या बढ़ाएगा भाई, जनसंख्या। साथ ही साथ ये क्या करेगा, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल स्रावित करेगा। और ये जो लैक्टिक अम्ल ये क्या करेगा भाई, तो ये लैक्टिक अम्ल दुग्ध प्रोटीन का स्कंदन कराएगा, उसका कोआगुलेशन कराएगा। दुग्ध प्रोटीन का स्कंदन एवं आंशिक पाचन, पार्शियल डाइजेशन भाई, आंशिक पाचन कराएगा। तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर आप देखिएगा कि ऐसे जो है ये दही बन जाएगा भाई, ये बन गया दही, दही बन गया। इस दही में अगर आप देखिए तो कुछ एक ऑर्गेनिक अम्ल, कुछ एक ऑर्गेनिक अम्ल दूध से ज्यादा होंगे, विटामिन B12 जो है वो ज्यादा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर लैब प्रेजेंट होंगे, लैक्टिक एसिड बेसिलस प्रेजेंट होगा, जो हालत काफी खराब है मित्रों, फिर भी लेक्चर तो पूरा करना ही है। ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। आपके पेट में बेटा ऐसा अगर कोई क्या है, सूक्ष्म जीव है जो रोगजनक है, ऐसा कोई जो रोगजनक हो भाई, सूक्ष्म जीव, ठीक है ना, रोगजनक हो, तो आप कहेंगे कि ये पेट में उपस्थित, पेट में उपस्थित रोगजनक सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण, रोगजनक सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण, रोगजनक सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण जो है ये करते हैं। अच्छा बच्चों, आपने अपने घरों में देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दही बनाना है, दही है ना, दही बनाते हैं दही। तो जब भी दही बनाते हैं तो क्या होता है कि रात में जो दूध होता है, दूध, उस दूध में फ्रेश मिल्क की थोड़ी बहुत जो मात्रा है वो डाल दी जाती है ना, और सॉरी फ्रेश मिल्क की नहीं, दही की जो मात्रा है थोड़ी सी वो जोड़ दी जाती है, जिसे जामन या जोरन कहते हैं, है ना, जामन कह देते हैं या जोरन कह देते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, आप कहेंगे कि दूध में ताजे दूध में, ताजे दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा, ताजे दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा निवेश द्रव्य, निवेश द्रव्य या आरंभक के रूप में, आरंभक के रूप में मिलाने पर, मिलाने पर दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है भाई, दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात समझ में, दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है, मिल्क से क्या बन जाता है, ठीक है ना, कर्ड बन जाता है भाई, कर्ड बन जाता है, कर्ड। और कर्ड की खास बात मैंने बताई, ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा है, विटामिन B12 दूध से ज्यादा है,
इसमें लैब पाया जाएगा, जो रोगजनक जो क्या है सूक्ष्म जीव है उनको वो नियंत्रित भी करता है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को वहां पर वो नियंत्रित करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार का ना चीज बना हुआ है। अगली चीज हमें पढ़नी है चीज निर्माण। अगली चीज पढ़नी है चीज निर्माण। आपने देखा होगा बच्चों, एक तो वो चीज है जो आप घर में मटर मतलब चीज मतलब क्या, पनीर। एक तो वो पनीर है जो आप घर में मटर पनीर बना के खा रहे हैं, शाही पनीर बना के खा रहे हैं। एक वो पनीर है जो पिज्जा के ऊपर, बर्गर में, है ना, सैंडविच में ये सब डाला जा रहा है। चीज चिली पाइनएप्पल खा रहे हैं, चीज बॉल्स खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं। तो चीज जो है वो अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, मिल्क है भाई, मिल्क। ठीक है, यहाँ पर जब आप पनीर बनाएंगे इसको कहा जाता है कॉटेज चीज। क्या कहा जाता है, कॉटेज चीज। और जब आप ऐसे चीज बना रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे कुछ कुछ लिक्विड वाला भी पार्ट होगा। तो इस लिक्विड वाले पार्ट को कह दिया जाता है वे। जो भैया दीदी लोग जिम में जाते होंगे उन्हें पता होगा, वे प्रोटीन, है ना, प्रोटीन बार, प्रोटीन शेक, ये सब। तो ये वे है। आमतौर पर घरों में जब पनीर बनाते हैं तो क्या किया, दूध गर्म किया, नींबू से उसको फाड़ दिया, जो पानी टाइप का बचा उसको फेंक दिया। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होगा। इंडस्ट्री में क्या है, जो ये वे, इसमें एंजाइम पड़ा हुआ है, माइक्रोब पड़ा हुआ है। तो जैसे फिर से आपने ये दूध लिया, इसमें इस वे को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉटेज चीज बन जाएगा। तो इस तरीके से काम वहां पर जो है चल रहा होता है। आगे बात समझ में। अब जैसे दूध की डेयरी में जाओ, जब आप दूध डेयरी में जाते हो तो क्या देखते हो, बताओ जरा मुझे। वहां पर आप ये देखते हो कि जैसे मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, आपको लगा कि चलो भाई मोहल्ले वालों को जो है पनीर और चावल, है ना, खिला दिया जाए, रोटी खिला दिया जाए, पूड़ी खिला दिया जाए। तो आप पनीर बनाना चाहते हो, तो आप मार्केट में गए डेयरी वाले के पास कि भैया हमको ना 10 किलो पनीर चाहिए कल शाम को 4 बजे। हमने कहा भैया 3 बजे आ जाना, आप ही के सामने पनीर फाड़ेंगे, एकदम ताजा पनीर ले जाओ। क्या करता है वो, एंजाइम डालता है, उसके बाद उसको ऐसे कपड़े में रखता है। कपड़े में क्या करता है, रखता है भाई, और उसको बहुत ज्यादा दबाव देता है, उसको दबाता है भाई। ना देखा होगा आप लोगों ने, ये तो देखा ही होगा। तो राइपेनिंग में ना सॉल्ट भी ऐड कर दिया जाता है, उसको प्रेस भी किया जाता है और दबाया भी जाता है। तो अलग अलग राइपनिंग में टाइम अलग अलग लगता है, माइक्रोब्स अलग अलग यूज हो रहे हैं। तो पनीर भी भाई अलग अलग तरीके का हो सकता है। पनीर क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे, अच्छा ये निर्भर किस पर करेगा, तो बच्चों ये निर्भर करेगा पानी की मात्रा पर। अगर मान लीजिए पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा है, या पानी की मात्रा जो है ओके ओके है, या पानी की मात्रा बहुत कम है ना, इसमें ठीक ठाक पानी, इसमें बहुत ज्यादा पानी, इसमें कम पानी, हम जो खाते हैं बेसिकली यही होता है। तो अगर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसे कह दिया जाएगा मृदु पनीर। या साधारण भाषा में कह सकते हैं मृदु चीज। ये हो जाएगा बच्चों अर्ध कठोर, अर्ध कठोर चीज। और जहां पर पानी सबसे कम मात्रा है उसे कह दिया जाएगा कठोर चीज, कठोर चीज। मृदु चीज के निर्माण में मृदु चीज के निर्माण में जो सहायक सूक्ष्म जीव है वो होता है पेनिसिलियम कैम्बर्टी। पेनिसिलियम कैम्बर्टी। पेनिसिलियम कैम्बर्टी। अर्धकठोर चीज के निर्माण में इधर राइपनिंग में जो सहायक है वो है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। रॉक्यूफोर्ट भी कह देते हैं, रॉक्यूफोर्टी। और कठोर चीज के निर्माण में जो सहायक है वो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, सरमनाई बोलते हैं कुछ लोग, वैसा नहीं बोलना है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। ये जो पेनिसिलियम कैम्बर्टी है, इससे जो चीज मिल रहा है इसको कहते हैं कैम्बर्ट चीज।
केम्बर्ट चीज कह रहे हैं भाई। ये जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से मिल रहा है इसको कहते हैं रॉक्यूफोर्ट चीज, रॉक्यूफोर्ट चीज। और ये जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई है बेटा, इससे जो मिलता है स्विस चीज। स्विस चीज के बारे में एनसीईआरटी ने थोड़ा सा और जिक्र किया, आपको भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े छिद्र उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े छिद्र उपस्थित होते हैं। और ये बड़े छिद्र क्यों उपस्थित होते हैं? क्योंकि CO2 का उत्पादन जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो लार्ज अमाउंट में CO2 बनने के कारण, लार्ज अमाउंट में बेटा CO2 बनने के कारण ये देखने में आता है कि जो स्विस चीज है वहां पर बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। जो क्या है बच्चों? जो स्विस चीज है वहां पर बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। और ये किस वजह से है? तो ये इस वजह से है कि यहाँ पर लार्ज अमाउंट में जो है CO2 का प्रोडक्शन होता है। और जब वो CO2 ऑपरेट हो जाती है तो वहां पर ऐसे होल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई वहां पर? तो आप कहिएगा सर कि वहां पर बन जाएंगे होल्स। आगे बात समझ में सबको क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया। अच्छा, ये जो पनीर है, पनीर का क्या है, टेक्सचर अलग अलग होता है। यानी कि चीज की ना गठन रचना कैसा दिख रहा है, ये गठन रचना, फ्लेवर यानी कि सुगंध वगैरह कैसा, स्मेल कैसा कर रहा है, और टेस्ट यानी कि स्वाद, ये अलग अलग होता है। करेक्टरिस्टिक टेक्सचर होता है एक पनीर का, करेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राइपेनिंग में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया गया है। राइपेनिंग में कौन सा सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया गया है, कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयोग किया गया है। हमेशा आप बैक्टीरिया भी नहीं कर सकते, हमेशा आप फंजाई भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं दो एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिए कि भाई इसमें पेनिसिलियम ले रहे हैं यानी कि वो कवक है, फंजाई है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि इस चीज में प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्माइनी ले रहे हैं जो कि क्या है, जीवाणु है मित्रों, जीवाणु। आइए समय आ गया कि ब्रेड बनाया जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये ब्रेड रखा हुआ है, और ब्रेड भी अलग अलग तरीके का होता है। ये जो ब्रेड है ना भाई, ये ब्रेड भी क्या है बेटा, अलग अलग तरीके का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग तरीके से ब्रेड हमने इसमें देखिए, व्हाइट ब्रेड या नान, बन, है ना, बन मक्खन खाते हैं तो बन हो गया, पाव भाजी वाला पाव हो गया, ठीक है ना, पाव भाजी खाते हो ना, पाव हो गया। फिर एक वो छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट से आते हैं जो हम लोग चाय में भिगो के खाते हैं। एक वो बड़ा सा आता है सैंडविच बनाते हैं। एक वो जिसमें थोड़ा सा वो गुलकन गुलकन टाइप का रहता है, मीठा मीठा लगता है खाने में, डबल रोटी बोल देते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ब्रेड पाए जाते हैं। अच्छा देखिए, ब्रेड में क्या है ना, ब्रेड कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है, छिद्र उपस्थित है। तो चूंकि वहां पर छिद्र उपस्थित होते हैं, वहां पर पोर उपस्थित होते हैं, और इस वजह से आप देखते हो भाई कि ब्रेड जो है कैसा होता है, सॉफ्ट और पोरस होता है। और कभी कभी ब्रेड में फफूंद भी लग जाती है जी। ब्रेड में क्या लग जाती है? फफूंद। हमने पढ़ा था कहाँ पर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, जीव जगत का वर्गीकरण नाम के चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, है ना, कि ऐसा हो जाता है। ये देखिए, ये किसका चक्कर है बताओ जरा मुझे? ये राइजोपस का चक्कर है भाई, राइजोपस। ब्रेड मोल्ड कह देंगे उसे हम लोग, ब्रेड मोल्ड कह देंगे, रोटी का फफूंद, रोटी का फफूंद, ब्रेड मोल्ड यानी कि रोटी का फफूंद, ऐसे कह देंगे भाई। ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने आटा ले लिया, डो कहते हैं ना, डो, डो कहते हैं। तो आपने ये ले लिया भाई गुथा हुआ आटा। आगे बात समझ, आपने ले लिया गुथा हुआ आटा, गुथा हुआ आटा, है ना, ये आपने गुथा हुआ आटा ले लिया, और ये आपको मिल गया ऐसे ब्रेड। इसको काट लेंगे अभी हम लोग, काट लेंगे भाई। यहाँ पर आप डालते हैं सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। आप समझ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं?
एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की ओर बढ़ रहे हैं अगर देखा जाए तो। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में एल्कोहलिक किण्वन पढ़ा था ना, तुम लोग उधर ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ब्रेड बना रहे हैं, बेकरी में यूज में लिया जा रहा, तो क्या कह दिया, बेकर्स ईस्ट। क्या कह दिया बच्चों, बेकर्स ईस्ट कह दिया इसको। ये ब्रेड है, ये ब्रेड है भाई। यहाँ पर एक मजेदार मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ब्रेड ये कैसे सॉफ्ट और पोरस हो जाता है। तो आप कहेंगे गर्म करने पर, भाई फर्मेंटेशन हुआ तो धुआं और दारू बना। गर्म करने पर धुआं और दारू यानी कि CO2 हुआ, एथि एथिल अल्कोहल C2H5OH। गर्म करने पर CO2 तथा एथेनॉल दोनों दोनों वाष्पित हो जाते हैं, दोनों वाष्पित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप ब्रेड ब्रेड छिद्रित तथा कोमल होता है। ब्रेड कैसा होता है भाई, छिद्रित होता है और कोमल होता है। जब आप गर्म करेंगे तो CO2 एथेनॉल दोनों क्या हो जाएंगे, वाष्पित। तो ब्रेड कैसा हो जाएगा, छिद्रित और कोमल। ब्रेड कैसा हो जाएगा भाई, छिद्रित और कोमल हो जाएगा। ये देखा आपने। किण्वन के और भी उत्पाद हैं बच्चों, किण्वन के अन्य उत्पाद, किण्वन के अन्य उत्पाद बताओ। खाने पीने में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फर्मेंट करा के यूज में ले रहे हो। मैं नाम बताऊं, इडली, डोसा, जबेली मतलब जलेबी, इमरती, उप, उत्पम, उपमा। इसके अलावा क्या हो जाएगा बताओ जरा, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर यंग बम्बू सूट, और क्या कह सकते हैं, सोया उत्पाद। सोया चाप वगैरह छाप रहे हैं ना आजकल आप लोग, दबा के खा रहे हो ये तुम लोग अफगानी चाप। तो ये जो सोया चाप वगैरह आप खा रहे हो, सब कैसे बन पा रहा है, सब फर्मेंटेशन से तो बन पा रहा है। यहीं पर एक चीज अपने को पढ़नी है, ताड़ी, है ना, इंग्लिश में क्या कह देते हैं, टॉडी कह देते हैं भाई। कैरोटा यूरेनस, ये प्लांट का नाम है भाई। किसका नाम है, ये प्लांट का, ताड़ वृक्ष का नाम है, ताड़ वृक्ष। इससे क्या मिलता है, एक तरल मिलता है, तरल। और उस तरल में क्या उपस्थित रहता है, ईस्ट उपस्थित रहता है। तो कुछ घंटों के बाद आपको लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 6 to 8% एल्कोहलिक कंसेंट्रेशन वाला लिक्विड मिल जाता है। वो जो ताड़ी होती है ना, ताड़ी, कुछ लोग तो केमिकल भी उसमें मिला ही देते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें, अगर आप अदरवाइज देखें भाई, ठीक है ना, अगर अदरवाइज आप देखें तो उसको 4-6 घंटे के लिए अगर ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, अगर उसको 4-6 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए ताकि उसमें नेचुरली जो ईस्ट उपस्थित है उसका फर्मेंटेशन कर पाए, तो 6 से 8% एल्कोहलिक सांद्रता वाला विलेन तैयार हो जाता है। ताड़ी जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है हमारा, यूपी बिहार का, वहां मिल जाएगा आपको, छत्तीसगढ़ झारखंड वहां पे भी मिलता ही मिलता है। लेकिन अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में दक्षिण भारत के कुछ भागों में दक्षिण भारत के कुछ भागों में पारंपरिक पेय पदार्थ, ये जो टॉडी है, ताड़ी जिसे हम लोग कह रहे हैं, ताड़ के वृक्ष से मिल रहा है, ताड़ के वृक्ष से मिल रहा है, तो क्या कह रहे हैं, पारंपरिक टॉडी कह रहे हैं, ताड़ी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। ठीक है भाई, अगली चीज जो हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो देखा। फिर हमने पढ़ा घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, जिसमें दही का निर्माण है ना, दही के निर्माण के बाद बेटा चीज निर्माण, चीज निर्माण के बाद बेटा ब्रेड निर्माण, ब्रेड निर्माण के बाद किण्वन के बाकी उत्पाद और ताड़ी। ठीक है ना।
साड़ी। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव। औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल स्केल। आप ऐसे समझिए, मैं बहुत एक सस्ता सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपको क्या करना है, पनीर ही इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है। समझो आप, घर में तो क्या है, आधा 1 किलो का भगोना है, कोई बर्तन, उसमें आपने बना लिया, है ना। लेकिन अगर आपको क्या करना है, पर डे का 10,000 किलो, ठीक है ना, पर डे का 10,000 किलो अगर आपको जो है पनीर बनाना है और मार्केट में बेचना है, तो आप छोटे छोटे भगोने तो लोगे नहीं भाई, है ना। अपने छोटे छोटे भगोने से तो काम चलेगा नहीं फिर। तो हमें क्या करना होगा बताइए मुझे, हमें बड़े बड़े बर्तन लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े पात्र लेने पड़ेंगे, है जी भैया। बड़े बड़े बर्तन लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े पात्र लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि हमें चाहिए लार्ज वेसल, है ना, यानी कि बड़े बड़े पात्र या बर्तन, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, किण्वक कहते हैं या बायो रिएक्टर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, किण्वक या बायो रिएक्टर कह देंगे, है ना। जैसे गांव गांव में जिन लोगों ने, अगर कभी कोई गांव में रहता है, किसी ने कच्ची शराब का उत्पादन देखा है, तो वो एक टीन इन लेके क्या करते हैं, शराब का उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन सोच के देखो बंधु, अगर आपको क्या करना है, अगर जो है आपको भारी मात्रा में शराब का उत्पादन करना है, आप ये चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्केल पर आप जो है शराब बेच पाए, तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े बर्तनों में शराब का उत्पादन करना पड़ेगा। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किण्वित पेय या फिर शराब उत्पादन। किण्वित पेय या सीधे सीधे आप इसको कह सकते हैं शराब उत्पादन, एल्कोहल फॉर्मेशन। जो भी कच्चा माल है आपके पास, कच्चा माल शोरबा, आलू का है, जौ है, बाजरा है, कोई भी चीज है भाई, गुड़ है, गन्ने का रस है, उससे आप क्या करेंगे, उससे आप बनाएंगे अल्कोहलिक पेय, उससे आप बनाएंगे अल्कोहलिक पेय, अल्कोहलिक पेय बनाएंगे भाई आप। और ये जो अल्कोहलिक पेय बनाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा बताइएगा जरा मुझे। इसके लिए बेटा आपको चाहिए होगा ईस्ट। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ईस्ट चाहिए होगा। और ये जो ईस्ट है वही है जो आपने पहले भी प्रयोग में लिया था। इसको हम लोग कह देंगे सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी, सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। बच्चों जो सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी है, ये यहाँ पर ब्रेवरेज इंडस्ट्री में प्रयोग में लिया जा रहा है, इसलिए को कह दिया जाता है ब्रेवर्स ईस्ट, ब्रेवर्स ईस्ट। अब आप देख रहे हैं भाई कि ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक उत्पाद है। जो आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है भाई, अलग अलग तरीके के अल्कोहलिक उत्पाद, जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन भी अलग अलग होती है। जैसे बच्चों अगर आप बियर की बात करें, तो बियर में क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 3 to 6% होता है। वाइन में आप मान लीजिए 8 to 12%, मैक्सिमम 12%। विस्की में भाई मैक्सिमम 50%, ठीक है ना। जिन हो गया, रम हो गया, इन दोनों में मैक्सिमम 40%। वोडका में आप मान लीजिए 40 to 80%, है ना, मैक्सिमम 80%। और ब्रांडी में 55 to 70%। कितना है अल्कोहल का परसेंटेज, अल्कोहल का परसेंटेज ये है। और इनके निर्माण में अलग अलग प्रकार की चीजें जो है वो प्रयोग में आती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बियर की बात करें, तो बियर के निर्माण में हम लोग ना प्रयोग में लेते हैं जव, ठीक है ना। तो जव जो है वो हम लोग प्रयोग में ले लेते हैं। वाइन में जूस ले लिया जाता है। विस्की बनाने के लिए अनाजों का प्रयोग कर लिया जाता है। जिन बनाने के लिए राई, रम बनाने के लिए गुड़ या गुड़ का सीरा, वोडका बनाने के लिए आलू प्रयोग में ले लिया जाता है भाई। और ब्रांडी के लिए भी हम लोग फ्रूट जूस ही प्रयोग में लेते हैं।
क्या लेते हैं प्रयोग में? फ्रूट जूस। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल आप देख रहे हो, अलग अलग प्रकार के अल्कोहल आप देख रहे हो, इसमें एक तो क्या मटेरियल आपने लिया है, कच्चा पदार्थ क्या लिया है, वो तो मायने रखता ही रखता है। साथ ही साथ ये भी मायने रखता है कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया से बने हैं, यानी कि ये बिना आसवन के बने हैं क्या, क्या ये अनआसवित उत्पाद हैं, क्या ये बिना आसवन के बने हैं या फिर ये आसवन के बाद बने हैं। अच्छा, आसवन के बाद जो बनते हैं और आसवन के पहले जो बनते हैं, अंतर क्या आता है? जो बिना आसवन के अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनते हैं उनमें अल्कोहल परसेंटेज कम होता है। क्या होता है? कम। और आसवन से जो अल्कोहलिक पेय पदार्थ मिलते हैं उनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जैसे बिना आसवन के हमें क्या मिलता है? वाइन और बियर मिलता है भाई, वाइन व बियर, ये हमें मिलता है बिना आसवन के। लेकिन अगर हम लोग बात करें विस्की की, या अगर हम लोग बात करें रम, या हम लोग बात करें ब्रांडी, तो बेटा इनमें क्या हो रहा है, आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि बिना आसवन के जो अनासवित उत्पाद है वहां पर अल्कोहल की जो सांद्रता है वो काफी कम है। ऑलराइट, अल्कोहल की जो सांद्रता है वो है काफी कम। लेकिन अगर हम लोग बात करें विस्की, रम और ब्रांडी की, यानी कि जो आसवन के बाद के उत्पाद है उनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। उनमें क्या है बच्चों? अल्कोहल की कंसंट्रेशन है ज्यादा। ठीक है, आगे बात समझ में सबको क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। चले, अब अगर हम लोग बात करें अगले औद्योगिक उत्पाद की, तो वो है प्रतिजैविक। वो क्या है बच्चों? प्रतिजैविक, अर्थात एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के लिए क्या मतलब होता है? एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के लिए क्या मतलब होता है? जीवन के विरुद्ध, जीवन के विरुद्ध, जीवन के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट द लाइफ। और मानव के लिए इसका क्या मतलब होता है? कि जीवन के साथ, तुम्हारे जीवन के लिए, जीवन के प्रति, यानी कि प्रो लाइफ। ठीक है, ये जो प्रतिजैविक है क्या है? ये जो प्रतिजैविक है आखिरकार है क्या? तो मैं आपको समझाता हूं कि ये प्रतिजैविक आखिरकार होता क्या है। ठीक है ना? ये जो प्रतिजैविक है ये आखिरकार क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रतिजैविक एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि प्रतिजैविक ऐसा पदार्थ है जो किसी सूक्ष्म जीव जो किसी सूक्ष्म जीव, यानी कि वो जीवाणु हो सकता है, वो कवक हो सकता है, या कि फिर वो एक्टिनोमाइसिटीज इत्यादि हो सकता है। एक्टिनोमाइसिटीज में निर्मित होता है, निर्मित होता है, एवं एवं रोगजनक जीवाणु, रोगजनक जीवाणु की वृद्धि रोकता है, रोगजनक जीवाणु की वृद्धि रोकता है, अथवा उसे मार देता है, अथवा उसे मार देता है। भाई जी ये दोनों काम होते हैं। ये देखो क्या तरीका, क्या वो समझो, या तो उसकी वृद्धि रोक देगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं वृद्धि रोक देगा मतलब क्या हुआ कि या तो उसमें वो रिप्रोडक्शन को रोक देगा तो उनकी आबादी नहीं बढ़ पाएगी भाई, उनकी जो है आबादी नहीं बढ़ पाएगी, और आबादी नहीं बढ़ पाएगी तो आपका दुश्मन कमजोर है।
और या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सीधे सीधे दुश्मन को मार ही दिया जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सीधे सीधे दुश्मन को मार ही दिया जाए भाई, सीधे सीधे दुश्मन को मार ही दिया जाए बच्चों। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, ये खोज कैसे हुई ये भी मैं आपको बता दूं। एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वैज्ञानिक का क्या नाम था भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, वो जो है इस तरीके से यहां पर स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि करा रहे थे, स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि करा रहे थे। किसकी वृद्धि करा रहे थे भाई? स्टेफेलोकॉकस की। और जब भी वो स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि करा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो देखा मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? अरे बेटा एनसीईआरटी में लिखा है। उन्होंने देखा कि यहां पर एक माउल्ड ग्रो हो गया है और उसकी वजह से जो स्टेफेलोकॉकस है ये बढ़िया से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। उस माउल्ड के ग्रो होने की वजह से स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि नहीं हो रही है, स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि नहीं हुई, या स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि नहीं हो रही है। और जब भी स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि नहीं हो रही, ध्यान से समझिएगा, जब भी स्टेफेलोकॉकस की वृद्धि नहीं हो रही है तो क्या हुआ बच्चों, बताओ जरा मुझे ध्यान से। फिर उसका कारण जानना चाह रहे थे। कारण था एक फफूंद। क्यों नहीं वृद्धि हो रही थी? एक फफूंद था बेटा, एक फंगस था। उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस का क्या नाम था बच्चों? पेनिसिलियम नोटेटम। और इस पेनिसिलियम नोटेटम से मिला पेनिसिलिन, वो पदार्थ जिसकी वजह से जीवाणु की वृद्धि नहीं हो रही थी। स्टेफेलोकॉकस बैक्टीरिया स्टेफेलोकॉकस बैक्टीरिया की जो है वृद्धि नहीं हो रही थी, वो पेनिसिलिन था। और ये पेनिसिलिन कहां से मिल रहा था? पेनिसिलियम नोटेटम से मिल रहा था। इट वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक। पहला जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है, और ये पेनिसिलियम नोटेटम से मिला। देख रहे हैं, ये यूएस आर्मी में डॉक्टर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कर कुछ और रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये चाह रहा था कि हम जीवाणु की वृद्धि कराएं, ये जीवाणु की वृद्धि कराना चाह रहा था भाई, लेकिन जीवाणु की वृद्धि हो नहीं पाई। अच्छा, जीवाणु की वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही थी, जरा बताइए मुझे। जीवाणु की वृद्धि इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहां पर एक फंगस ग्रोथ कर रहा था। और वहां पर कौन सा फंगस ग्रोथ कर रहा था? पेनिसिलियम नोटेटम। और उस पेनिसिलियम नोटेटम से कौन सा पदार्थ मिल रहा था जो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे रहा था? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है। पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया उसका नाम था पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा जबकि वो काम कर रहे थे स्टेफेलोकॉकस पे। बाद में अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने अर्नेस्ट चेन व हार्वर्ड फ्लोरी ने अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरी ने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक के रूप में की। शक्तिशाली एंटीबायोटिक के रूप में की, ठीक है। बड़ा काम था, महान काम था मित्रों। इस महान काम के लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया 1945 में। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1945 में मिला। किसको किसको मिला था? तीनों को मिला था, फ्लेमिंग, चेन तथा फ्लोरी।
फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी। फ्लेमिंग चेन तथा फ्लोरी को 1945 में दे दिया गया नोबेल प्राइज। तो बच्चों ये आपने क्या किया देखिए जरा, औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव, ये किडवक की बात करी, अलग अलग तरीके के जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट थे वो देखे, और फिर बच्चों आपने यहाँ पर पढ़ा एंटीबायोटिक का प्रतिजैविक क्या होता है, कहाँ बनता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, चैन और फ्लोरी ने क्या किया, और फिर इनको नोबेल प्राइज मिल गया। बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें, या आपने आमतौर पे भी देखा होगा, जब आप बाजार से जूस लेकर आते हैं जब आप बाजार से जूस लेकर आते हैं बेटा, तो वो बहुत साफ होता है। लेकिन अगर कभी आप घर में जूस बनाएं, घर में कभी आप जूस बनाएं भाई, या वो जो जूस वाले भैया हैं आपके मोहल्ले की दुकान में, उनसे जब आप जूस बना के देखते हैं तो इस तरीके से झाग दिखाई देता है, टर्बिडिटी, कुछ अशुद्धियां दिखाई देती हैं, आप कह सकते हैं गंदा सा लगता है। लेकिन भाई जब पैकेज जो जूस आता है ना, जब आप उसको पी रहे होते हैं, तो बच्चों जब आप उसको पीते हैं, जब आप उसको पीते हैं और पीने से पहले जब आप उसे देखते हैं, तो वो पूरा क्लियर रहता है, साफ रहता है, सुथरा रहता है। तो उसमें पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम की वजह से ऐसा हो पाता है बच्चों कि वो साफ सुथरा होता है। ठीक है ना, पेक्टिनेज और प्रोटीएज नाम के एंजाइम होते हैं जिनकी वजह से वो साफ सुथरा रहता है। तो ये क्या करते हैं, फलों के रस की सफाई, फलों के रस की सफाई, जो फ्रूट जूस होता है, जो बॉटल्ड जूस आता है, उसको पेक्टिनेज और प्रोटीएज के साथ ट्रीट किया जाता है। इसमें तो खैर झाग इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन जैसे रियल जूस ट्रॉपिकाना वगैरह देखिए झाग नहीं रहता है। लेकिन ये जो जूस है जो आप घर में बना के, जैसे भी गन्ने का रस आप पी रहे होंगे, गन्ने का जूस पी रहे होंगे भाई, है ना, जिनको देखो भाई सबने कटरीना कैफ, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन सब की फोटो लगा रखी होगी कि भैया ये यहीं तो जूस पीते थे आके। हाँ और क्या, और कहाँ जाएंगे ये कहीं नहीं जाएंगे, यहीं जूस पियेंगे, है ना। तो ये ऐसे इस तरीके से काम होता है। वो गंदगी इस वजह से होती है, पेक्टिनेज प्रोटीएज पेक्टिन और प्रोटीन बेसिकली वो है, उसकी वजह से वो टर्बिडिटी आती है। तो जब आप पेक्टिनेज और प्रोटीएज डाल देते हैं तो पेक्टिन और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, जूस एकदम साफ दिखता है, एकदम क्लियर। ऐसे बच्चों एक एंजाइम होता है लाइपेज, एक एंजाइम होता है लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज कैंडिडा लिपोलिटिका नाम के, अगर हम लोग लाइपेज की बात करें तो कैंडिडा लिपोलिटिका नाम के फंजाई से मिलता है वो हमें। किससे मिलता है भाई, हमको वो मिलता है कैंडिडा, कैंडिडा लिपोलिटिका, कैंडिडा लिपोलिटिका के एंजाइम से मिलता है। अपमार्जक जो होते हैं, अपमार्जक, अपमार्जक समझते हो, डिटर्जेंट, कपड़ा धोने वाला साबुन, निरमा, कपड़ा धोने वाला बेटा साबुन, निरमा, कपड़े की धुलाई में जो साबुन या सर्फ निरमा प्रयोग में लिया जाता है, उसमें लाइपेज डाल दिया जाता है। और ये लाइपेज का खास काम क्या है, ये लॉन्ड्री में या जो आपके कपड़े वगैरह हैं उनसे तेल के धब्बे हटाता है भाई, तेल के धब्बे हटाता है, तेल के डब्बे हटाता है। तेल के डब्बे धब्बे जो है हटाने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए आप पराठा खा रहे हैं, पराठे में बटर लगा हुआ है और अभी गिर गया तो आपकी शर्ट खराब हो गई। तो इन सारी चीजों की हेल्प से क्या हो जाएगा, वो साफ सुथरा बना रहेगा भाई। ठीक है ना, वो जो है साफ सुथरा बना रहेगा। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए मित्रों, अब यहाँ पर कुछ एक एंजाइम क्या है बेटा, मैं आपसे कहूंगा कि कुछ एक एसिड है, अम्ल है, तो उन अम्लों के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। ये एंजाइम तो मैंने पढ़ाई दी आपको, एक टेबल बना लेता हूं मैं और उन अम्लों के बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं अम्ल, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसका स्रोत, फिर मैं लिख देता हूं उसका उपयोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, मान लेते हैं भाई लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल।
दूसरा क्या है भाई, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। तीसरा क्या है भाई, आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये हो गया बच्चों सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, इनके स्रोत लिख देता हूं मैं। लैक्टिक अम्ल जो है वो तो लैक्टोबैसिलस से मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस जो बी फॉर बैक्टीरिया होता है। ब्यूटेरिक अम्ल, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, कहीं पर ब्यूटेरिकम भी लिख के आ जाएगा, ये भी बी फॉर बैक्टीरिया है भाई। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, ये भी क्या बेटा, बैक्टीरिया है। सिट्रिक अम्ल, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। और बच्चों एस्परजिलस नाइजर जो है वो फॉर फंजाई है। उपयोग देखिए बेटा, आप चाहे तो याद रखें चाहे तो ना याद रखें, नीट में इनका उपयोग तो नहीं पूछेगा। हाँ, लैक्टिक अम्ल लेकिन दही बनाने में काम में आता है, और ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही बनाने के काम में आता है, आज ही के लेक्चर में आप ये बात पहले पढ़ चुके हैं। ये रेनसिड या एक अजीब सी विकृत सी गंध होती है। अब मक्खन वगैरह खाइए तो जो एक बासी वाली स्मेल आती है वो इसी की होती है, विकृत गंधी मक्खन। एसिटोबैक्टर एसिटी जो है वो सिरका वगैरह बनाने के काम में आता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल जैसे आप कोई रंजक डाई बनाना चाहते हैं, दवाई बनाना चाहते हैं, या इवन भोज्य पदार्थों का परिरक्षण करना चाहते हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन में भी ये काम में आता है। राइट, आप फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं इससे। फूड प्रिजर्वेशन के अलावा, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के अलावा जो है दवाइयां बना सकते हैं, मेडिसिन के निर्माण में भी ये काम में आता है। राइट, इसके बाद बच्चों अगली चीज अपने को पढ़नी है, ये एसिड हो गए, एंजाइम हो गए। एक और एंजाइम मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेप्टोकाइनेज। यहाँ पढ़ा देता हूँ, अगले पेज में पढ़ लेते हैं भाई, है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए जरा। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। बाद में भी एक टेबल भी बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये मिलता है स्ट्रेप्टोकॉकस से। कहां से मिलता है, ये स्ट्रेप्टोकॉकस से मिलता है, स्ट्रेप्टोकॉकस से मिलता है। और खास बात क्या है इसकी, स्ट्रेप्टोकॉकस से जो स्ट्रेप्टोकाइनेज मिल रहा है इसकी खास बात क्या है, तो आप कहेंगे कि ये रुधिर वाहिनी में या रक्त वाहिनी में, रुधिर वाहिनी में जो थक्का बन जाता है, थक्के को घोलता है, थक्के को घोलता, या आप कह सकते हैं कि फोड़ता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, थक्का बन गया, उसको घोलता या फोड़ता है। कैसे कैसे लोगों में इसकी ज्यादा जरूरत होगी, आप कहेंगे कि ऐसे रोगी जिनमें हृदयाघात का खतरा है, ऐसे रोगी जिनमें हृदयाघात का खतरा है। तो वहां पर ये क्या करता है, ये बेटा थक्के को, जो ब्लड क्लॉट हो गया उसको घोल देता है, या आप कहेंगे कि फोड़ देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। बच्चों जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ये साइक्लोस्पोरिन ए आपको मिलेगा, कहां से मिलेगा, तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से मिलेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम एक कवक है, एक फंजाई है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम एक कवक है बेटा, एक फंजाई है। और ये क्या होता है, आप कहेंगे कि ये प्रतिरक्षा निरोधक होता है। क्या होता है ये, प्रतिरक्षा निरोधक होता है भाई, प्रतिरक्षा निरोधक होता है, प्रतिरक्षा निरोधक।
मतलब ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस करने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब कहीं पे क्या होना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है। क्या होना है भाई, मान लेते हैं कि कहीं पे होना है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब आप बाहर से कोई भी ऑर्गन, भले ही जो है आप क्या कर रहे हैं, आप कोई डोनर लाके कोई ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं, लेकिन पेशेंट का, रोगी का जो इम्यून सिस्टम है वो तो उस ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल समझेगा, है ना, खाने पीने की कोशिश करेगा उसको। तो इसके लिए आपको अपने खुद के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है, या अगर आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है तो भी उसको सप्रेस करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। और आखिरी चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, स्टेटिन। स्टेटिन जो है मोनस्कस परप्यूरियस नाम की ईस्ट से मिलता है भाई, मोनस्कस परप्यूरियस नाम की ईस्ट से मिलता है, मोनस्कस परप्यूरियस ना, इस ईस्ट से मिलता है। और ये क्या है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मैं पहले लिख देता हूं, ये क्या है, रक्त कोलेस्ट्रॉल नियंत्रक है। क्या है भाई, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, नियंत्रक। समझो होता क्या है, दरअसल स्टेटिन जो है ये मेवलोनेट के जैसा होता है। किसके जैसा होता है बेटा, मेवलोनेट के जैसा होता है। और मेवलोनेट जो है वो बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज का प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा संदमक होता है। मेवलोनेट जो है, मेवलोनेट वो बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए, इस एंजाइम का क्या है, देगा, ठीक है ना, उसको जो है ये काम नहीं करने देगा। ऑलराइट बच्चों, बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज को काम नहीं करने देगा, कौन, मेवलोनेट। और बेटा ये जो बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए है, ये बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए का क्या चक्कर है कि ये कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक है। ये क्या है बेटा, कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में सहायक है। मतलब समझ पा रहे हो तुम, मतलब समझ पा रहे हो कि कोलेस्ट्रॉल के निर्माण के लिए चाहिए बीटा एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज की एक्टिविटी, उसका इनहिबिटर है मेवलोनेट। ये स्टेटिन भी मेवलोनेट के जैसा, यानी स्टेटिन भी क्या हुआ, इसका इनहिबिटर हुआ। और अगर वो इसका इनहिबिटर है, अगर वो इसका इनहिबिटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्टेटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोकता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में कमी लाता है। तो जहां पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, इसका भी एक टेबल बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं मैं क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से मिलता है, स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस क्या काम करता है, ये थक्का स्फोटन, थक्का स्फोटन। दूसरा क्या है भाई, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए कहां से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है भाई, प्रतिरक्षा संदमक या प्रतिरक्षा निरोधक। फिर क्या है, स्टेटिन कहां से मिल रहा है, मोनस्कस परप्यूरियस, मोनस्कस परप्यूरियस। और ये क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है भाई। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, ये सारा चैप्टर पढ़ लिया। हमने शुरू किया था यहाँ पर और घरेलू उत्पाद से, फिर हमने औद्योगिक उत्पाद पढ़े, उसमें एक एक करके हमने सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है,
कल के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।